हेलो बच्चों हो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं दुआ करता हूँ आप अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ PYQs। अब ये क्या होता है भाई PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं 2023-24 के लिए, मतलब इसी ईयर के लिए बच्चों, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एंजॉय करके करेंगे, मस्त से करेंगे, ताकि सब चीज़ ना दिमाग में बैठ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, जो क्वेश्चंस इस साल CBSE ने दिए हैं वो हम करते हैं 1 बाय 1, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कुछ घबराए, फ्री माइंड से, कंसंट्रेशन के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। क्या बोलता है, देखो कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो लाइन हमें दे दिया है और वो ग्राफ में ड्रॉ भी किया गया है कि दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है। इन नॉन इंटरसेक्टिंग क्या मतलब होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को नहीं कट कर रही है, मतलब क्या है, दोनों पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल है मतलब कट ही नहीं करेगी, तो जब कट ही नहीं कर रही है बच्चों, इसका मतलब सॉल्यूशंस क्या हुए इसके, नो सॉल्यूशन। तो मतलब ये हुआ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। और नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 और नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। यही कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। याद करने का तरीका क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग होती है तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो जाएगा। कोइंसिडेंट होती है तो क्या होता है, मतलब सब चीज सेम। कोइंसिडेंट का मतलब ही क्या होता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब दोनों लाइन एकदम सेम है। तो मतलब जब दो लाइन सेम है तो मतलब सब चीज सेम है उसकी। तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 बाय C2। इस तरीके से क्या याद रख सकते हैं ना यार, एकदम किसी चीज को रिलेट करके। ठीक है, और इससे भी अच्छी चीज कुछ है आपके दिमाग में तो आप वो यूज करो और याद रखो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशंस को याद रखना, और आप याद रख सकते हो अलग अलग तरीकों से। क्या है, चीज़ों को रिलेट करके अगर पढ़ोगे ना तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हम एग्जाम में ऐसे ही किया करते थे। तो इसमें ABCD में कौन सा ऑप्शन है, देखो चेक करो, इसमें तीनों इक्वल है, नहीं है। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय B2, तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है कुछ टफ था, नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मल्टी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अच्छा, y इक्वल टू, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, चलो ये एक ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, x एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, y एक्सिस है। y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन ऑन x एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं क्या, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू -7 कहाँ का रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव y, तो y इक्वल टू -7 यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये y इक्वल टू -7 रहेगा और ये 0 रहेगा। अगर ये दो लाइन आपको दिखती है तो ये दो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं करेगी बच्चों। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है। पैरेलल का मतलब क्या है कि कभी मिलेंगी नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन मिलेंगी कभी नहीं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब सॉल्यूशंस होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। देखो एग्जाम में ना आपको जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए इसकी गारंटी है। तो हमें सब चीज की पता होना चाहिए, कंडीशंस की क्या क्या होती है। तो इसमें ABCD में से D इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैथ्स को हम पढ़ेंगे ना मस्त एंजॉय करके। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने कमेंट देखा था, एक किसी ने किया था, मैथ्स इज फनी। तो चलिए उसको फनी तरीके से ही पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ में तो आना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, भले फनी तरीके से पढ़ा जाए, एंजॉय करके पढ़ा जाए, लेकिन आना चाहिए बहुत समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब ये देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम देखने वाले हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब ये देखो नंबर के साथ खेलना है यार, क्या है, नंबर के साथ खेलो, क्या है, 2 डिजिट नंबर, उसको रिवर्स करो, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। चलो कैसे समझते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करता है, इमेजिन करो एकदम
चीज़ों को जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठते हो ना, तो उसको फील करो कि इसको, ये क्वेश्चन को फील करो, इसको प्रैक्टिकली सोचो, तुम दिमाग में सोचो ये चीज़ जो बोलना चाह रहा है। इतना तो आता है कि इंग्लिश समझ में तो आती है ना, जो समझ में आ रहा है उसको सोचो, रियल लाइफ से एकदम दिमाग से सोचो, रियल लाइफ में कंपेयर करो, रिलेट करो, तो चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10 से लेकर 10, 10 से लेकर कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 99 तक, ये सब क्या होते हैं, ये सब 2 डिजिट नंबर होते हैं, ये तो पता ही है। अब ये 2 डिजिट नंबर का फॉर्म क्या दिख रहा है मुझे, XY, ठीक है, यही तो दिख रहा है ना XY, पर इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है 10x + y। 2 डिजिट नंबर का एक्चुअल फॉर्म जो होता है वो यही होता है 10x + y। तो मतलब x और y ये क्या है, ये हमारे डिजिट्स है, ठीक है, लेकिन ये पूरा 10x + y क्या है, ये इसका नंबर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में जब भी डिजिट्स की बात करेगा तो हमें x और y लेना है, ठीक है, एक x लेना है और एक y लेना है, यही नंबर। और जब भी नंबर की बात करेगा तो इन 2 डिजिट से जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है जो कि 10x + y के फॉर्म में है, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे तो नंबर तो पता नहीं है 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो हम क्या करते हैं ना, 2 डिजिट नंबर को लेट करते हैं। सबसे पहला क्या है, लेट द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में एक होता है 10th डिजिट, एक होता है 1st डिजिट, ठीक है। जैसे ये x y की मैं बात किया तो ये y जो था वो मेरा था 1st डिजिट, और ये जो मेरा x था ये मेरा था क्या, 10th डिजिट, ठीक है, x y 1st डिजिट और 10th डिजिट। तो अब पढ़ते हैं, लेट द 1st डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y, ठीक है। सोचो अब, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सम किसका बोल रहा है, सम मतलब प्लस करना, ये आप समझ गए, लेकिन किसका बोल रहा है, नंबर का, 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का, और उस नंबर का जिस नंबर को हम रिवर्स करने पे लाए, डिजिट्स को रिवर्स करने पे लाए। अच्छा, इस नंबर को XY को अगर आप रिवर्स करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा YX। सिंपल सी बात है ना यार, XY का रिवर्स क्या बनेगा, YX। XY जो है उसका एक्चुअल नंबर क्या है मेरा, वो है 10x + y, ये एक्चुअल 2 डिजिट नंबर है। अब किसके साथ सम बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, सोचना किसके साथ सम बोल रहा है भाई। सम तो बोल रहा है, प्लस तो मैंने कर दिया, सम बोल रहा है इन डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा, डिजिट को मैं जब रिवर्स करूंगा तो वो YX बनेगा। अब इस YX को रिवर्स बना, अब ये YX जो एक्चुअल नंबर क्या रहेगा, ये रहेगा 10y + x। मतलब जहां जहां x था मैंने क्या पुट कर दिया, y, और जहां जहां y था वहां क्या पुट कर दिया, x। दैट्स ऑल, यही तो करना था, इतना तो सिंपल है। अब इन दोनों का सम जो है वो दे दिया है 66। क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन आपसे बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं। बस हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और उसके लिए कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आते जाए। तो ये वीडियोस पूरी देखो, एंड तक देखो, ताकि सब कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियर होते जाएं आपके। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ भी जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम NCERT, RD शर्मा, सैम्पल पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रिक्स, टिप्स सब करने वाले हैं, सब देखने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है यार, एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। और दोस्तों में शेयर करो, सबका भला होना चाहिए भाई, सबका हेल्प होना चाहिए। हमारा तो यही काम है, सबकी हेल्प करो, ठीक। तो अब 10x + x ये कितना हो गया, ये हो गया 11x, प्लस 10y + y ये हो गया 11y = 66। ये 11 कॉमन आउट, ये बन गया x + y = 66। तो यहाँ से x + y क्या निकलेगा, 66 / 11, 11 1 टाइम, 11 6 टाइम। तो ये x + y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। छोड़ दो यार, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, मस्त, एंजॉय करो। आधा क्वेश्चन कर लेते हो ना आप तो अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि हाँ यार बन रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। और पूरा बन गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं यार, ठीक है।
अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब देखो किसकी बात किया, डिजिट्स, नंबर के डिजिट्स की बात किया, और नंबर के डिजिट्स क्या है, x और y, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे दिया है, 2। तो ये समझ में आ गया मुझे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। कितना सिंपल था। डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, नंबर के जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन थे, एक x था एक y था, इनका डिफरेंस x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 2 है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, चलो ठीक है। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हो क्योंकि स्पेसिफाई तो है नहीं, तो आप जिससे भी करना चाहो आप कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, देखो एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, काट दो, ठीक है, एलिमिनेट तो करना है। अब ये दोनों की साइन x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6 प्लस 2, ये 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 डिवाइड बाई 2, बोलो 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो एक लाइन लिख देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको 2 पसंद है 2 में रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपको जो इजी लगता है, आपको जो पसंद है आप उसको देखो, ठीक है, करते भी वही है, जो पसंद है हम उसी को देखते हैं। 6 माइनस 4 ये 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। देखो x और y आ चुका है। अब नंबर का जो एक्चुअल फॉर्म है उस पे आओ, नंबर का एक्चुअल फॉर्म क्या है, वो है 10x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस वाई कितना है 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 2, तो एक्चुअल नंबर जो है वो है हमारा 42, ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसी के 4th क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो आप, पूछोगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे, डाउट रखोगे तो आपको ही घाटा है, नुकसान है, दिमाग में बैठाते जाओगे आगे समझ में आएगा नहीं कुछ भी। तो डाउट हमेशा क्लियर करके चलो, रखो मत डाउट, डाउट रखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, शर्म के मारे और डर के मारे हम पूछ नहीं पाते हैं क्वेश्चंस। क्या होता है, अरे यार कोई क्या बोल देगा, अरे यार वो सुन के हंस देगा तो यार, ठीक है, तो ये सब मत करो यार, जो डाउट है बिंदास पूछो, ठीक है, और कुछ नहीं रखा है लाइफ में, कोई क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है ना, इंडिविजुअली बढ़ना है ना आपको लाइफ में आगे, ठीक है, वो क्या सोचेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या करने वाला है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को देखो, आपको जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है डाउट पूछो, समझो और आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो, ठीक है, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। चीज़ों को एक्सटर्नल आपके पास बहुत सारी दिमाग में बैठाओ, एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी जो रोकेंगी आपको, ठीक है, आपकी तरफ क्या फेंकेंगी, पत्थर फेंकेंगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस पत्थर को ही ऐसा कुछ करो कि उस पत्थर को यूज़ करके आप आगे बढ़ जाओ, इतना आगे बढ़ जाओ कि वो तो दिखे ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाहते हो, ठीक, वहीं पे रुकना चाहते हो, ठीक है, या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, तो चॉइस इज़ योर्स। मैं तो भाई आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 4 बैट एंड 1 बॉल for rupees 2050 and later she buys 3 bat and 2 ball for rupees 1600. find the cost of each bat and each ball। देखो इसको भी आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो अपने दिमाग में, मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस में आप घुस जाओ, घुस जाओ कि आप ये खुद हो कोच, आप खुद हो, ठीक है, आप कोच हो, मैं कोच हूँ, मैंने सोच लिया मैं तो कोच हूँ ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब मैं गया दुकानदार के पास, मैं बोला भाई मेरे को 4 बैट और 1 बॉल दे, 4 बैट और 1 बॉल मैंने ली और मैंने उसको पैसा दिया निकाल के 2050 रुपीज़, ठीक है, और मैंने क्या लेके आया, 4 बैट और 1 बॉल। अब मुझे पता नहीं है ना कितने की बैट थी और कितने की बॉल थी, मुझे नहीं पता था, तो मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y। देखो जब पता नहीं रहता तो हम यही करते हैं एज्यूम। अब
4 बैट का कॉस्ट कितना होगा? अगर एक बैट का कॉस्ट x है तो 4 बैट कितने के लिए होंगे? 4x के लिए होंगे। ठीक है, तो ये 4x। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो एक बॉल लेने में उसको कितना कॉस्ट लगा होगा? y। अब टोटल पैसा मैंने 4x और y को मिला के कितना दिया है? 2050। तो ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1, है ना। टोटल कॉस्ट है ना यार, 4 बॉल की और 4 बैट की और एक बॉल की कॉस्टिंग कितनी है? 2050 रुपीज़, जो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब शी बाइज 3 बैट एंड 2 बॉल। अब क्या लेने गई? 3 बैट और 2 बॉल लेने गए, 1600 रुपये दिए। 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट x रुपये, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x प्लस 2 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2y, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट y है तो 2 बॉल की कॉस्ट कितनी जाएगी? 2y। और दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट उसने कितना दिया? वो दिया 1600 रुपये। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड्स यूज करो, लेकिन उसके पहले कोफिशिएंट्स को सेम करो। कोफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे? इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसमें क्या एलिमिनेट होगा? ये एलिमिनेट होगा y, ये एलिमिनेट होगा y, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या होगा? सेम हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? 8x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 2 2 जा 4, 1 0 0। ठीक है, 4100। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू ये 1600। ठीक, अब ये क्या करेंगे हम? कैंसल आउट। ये साइन नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव और यहाँ भी साइन नेगेटिव, तो ये हो गया कैंसल आउट। 8 माइनस 3 कितना होगा? 5x। अब 41 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 2500। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2500 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 टाइम 5, 525, ये 100 बाय। तो x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे मुझे 500 मिल चुकी है। क्या कर लो? सब्स्टिट्यूट कर दो, जिस इक्वेशन में करना है। इजी क्या दिखता है उस पे इक्वेट, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करना है। सिर्फ 1 मुझे इजी दिख रहा है तो मैं 1 में कर देता हूँ। 4 × 500 प्लस y इक्वल टू 2050। तो ये हो गया 2000 प्लस y इक्वल टू 2050। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 2050 माइनस 2000, तो y की वैल्यू 50 रुपीज़। तो इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट क्या हुई? 500 रुपये कॉस्ट हुई, और एक बॉल की कॉस्ट क्या हुई? वो हुई 50 रुपये कॉस्ट। तो बस एक लाइन यहाँ पे लिख देना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना? 500 रुपये। ठीक, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना? 50 रुपये। और ये क्या है? हमारे दोनों आंसर है। देखो कितने आसानी से बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the charges and the charges for each extra day. अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही है एक्सरसाइज में, अगर आप देखोगे तो। अब क्या करना है? क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन में घुसेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को हम रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे कि मैं एक लाइब्रेरी जाता हूँ और उस लाइब्रेरी में 7 दिन के लिए मैं बुक लेता हूँ और मैं उसको 27 रुपये पे करता हूँ। अब लाइब्रेरी ने डिसाइड कर लिया है भाई पहले 3 दिन का मुझे फिक्स्ड चार्ज चाहिए, और आगे जितने दिन तुम रखोगे, है ना, 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, जितने दिन रखोगे उसका मैं कॉस्ट लूँगा पर डे के हिसाब से। तो मुझे 2 चीज़ें पता है। अगर एक कॉस्ट की बात किया मैंने, एक कॉस्ट की अगर मैं बात किया तो वो कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कितने दिन का है? ये 3 डेज का है। अब 3 दिन के बाद जितना पैसा रख रहा है वो एक्स्ट्रा डेज का पैसा है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, जो बचा। अब कॉस्ट मुझे
पता नहीं है तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना, बी रुपीज एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो मुझे पता नहीं है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days कितना, बी रुपीज एक्स, जो कि मुझे पता ही नहीं है यार, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना, बी रुपीज वाई। ठीक, एक्स और वाई। अब सरिता जो पे की 27 रुपीज़ पे की, कितने दिन का, 7 दिन का, तो 3 दिन का कॉस्ट तो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन का कॉस्ट एक्स है, प्लस बाकी दिन कितने बचे, 7 दिन में से 3 दिन चले गए, बाकी बचे 4 दिन। अब 4 दिन का कॉस्ट, ये 4 दिन का कॉस्ट देना है उसको। अब 1 दिन का कॉस्ट पर डे के हिसाब से जो कॉस्ट है वो y है, ठीक है, तो 4 दिन का कॉस्ट कितना हुआ, 4y। तो वो आखिरी के 4 दिन जो रहेंगे उसका कॉस्ट देगी वो 4y, और टोटल मिला के कितना दी वो दी 27। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सोचो यार, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, बस सोचना इंपॉर्टेंट है, सोचना सीखो, बिल्डिंग करो क्या, सोचने की शक्ति, ठीक है। टाइम पास मत करो, रील देख देख के दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, ठीक है। चीज़ें डेवलप होंगी, देखो वही चीज़ जो आपके काम की है, रील्स में भी वही देखो जो आपके माइंड को बिल्ड करेगी, ग्रो करेगी, वही चीज़ देखो। और एक बार अगर आप वही चीज़ देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एआई क्या करता है, वही चीज़ आपको दिखाता है जो आप देखते हो, ये आप नोटिस करना, ठीक है। देखोगे वही जो तुम्हें, जो देखना चाहोगे फिर वही दिखाएगा। पर एक बार अच्छी चीज़ें डालो, आदत डालो, देखने की आदत डालो, एक बार अच्छी चीज़ें देखने की आदत डालो, ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम में, आपके यूट्यूब में, आपके फेसबुक में वही चीज़ आएगी जो चीज़ आप देख रहे हो। और वो अगर सब अच्छी चीज़ रहेंगी तो आपको अच्छी चीज़ें ही दिखाएगा, अच्छी चीज़ें दिखाएगा तो आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो काम की चीज़ें देखो ना यार, यूज़ करो, सोशल मीडिया का यूज़ करो अच्छी चीज़ों में, अपने आप को ग्रोथ करने में, ना कि नीचे गिराने में। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे हम नीचे गिर रहे हैं लाइफ में, ये नहीं करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कुछ करना है ना लाइफ में, तो ये चीज़ करो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, डेफिनेटली आप ना बहुत आगे बढ़ जाओगे। हम तो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करो, या आगे जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, तो ये सब आपकी यहीं से आपका ना बिल्डिंग होगा, ये बेस है। बेस अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिए तो आगे चीज़ें आपके लिए, जर्नी जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है यही वाला, क्लास 10th 9th 10th 11th 12th, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसी में इतना बिल्ड कर दो अपने आप को कि आपको कॉलेज में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये मैं बता रहा हूँ। अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज में जाओगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 9th 10th 11th 12th कर लिए तो मैं लिख के ले लो कि कॉलेज में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रीड करोगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, बेस रहता है। चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे बायो की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, पूरा का पूरा लिंक्ड है, ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आगे की चीज़ें समझ में आते जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्या बोलता है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो पहले 3 दिन का कॉस्ट x प्लस 3 दिन के बाद कितने दिन बचे, 5 दिन के लिए बुक रखा है मैंने, तो 3 दिन तो मैंने फिक्स चार्ज में दे दिए, बाकी कितने दिन बचे मेरे पास, वो बचे 2 दिन, एक और एक, ये 2 दिन बचे। तो ये हो जाएगा मेरा 2y इक्वल्स टू टोटल पे कॉस्ट 21। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट्स अगर सेम दिखता है ना बच्चों, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसल आउट। 4y माइनस 2y कितना, 2y इक्वल्स टू 27 में से 21 गया 6, तो y कितना हो जाएगा 6/2।
तो y हो जाएगा 3। तो मतलब चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 3 रुपये। हर एक्स्ट्रा दिन का मैं 3 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 में या 2 में, एक लाइन लिख के सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो मैं सेकेंड में कर लेता हूँ, x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, x इक्वल टू कितना, 15। तो 3 दिन का कॉस्ट कितना है, 15 रुपये कॉस्ट है। बस तो लिखना क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमारा हो गया 15 रुपीज़, फिक्स्ड चार्ज वो हो गया हमारा कितना, 15 रुपये, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, वो हो गया 3 रुपये। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आ गया, हो गया कंप्लीट। तो अब हमने क्या किया, ये सीबीएसई ने जो इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखोगे तो ये सब सैम्पल पेपर्स में हैं, वही क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बिंदास पूछो, डेफिनेटली पूछो, ठीक है। और बातें तो हम बहुत सारी करते रहेंगे हर वीडियो में, कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपसे कुछ भी चीज़ मिस ना हो। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, और कीप प्रैक्टिसिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अब आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की। पूरी नहीं भाई, सिर्फ 3 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। पूरी मतलब ये मत सोच लेना कि पूरी कंप्लीट कर लिए, नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं अभी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे हम एनसीईआरटी के आगे अब आर.डी. शर्मा करने वाले हैं इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की। उसके बाद एमसीक्यू भी हैं, उसकी भी आर.डी. शर्मा की बुक है हमारे पास, वो भी हम करने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है वो तो आपको समझ में आ चुका है, बार बार तो मैं बोलूँगा नहीं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल दी बेस्ट।